नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के टॉपिक का। जो आज हमारा नाम है वो है आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, जिसमें हम आदिकालीन जो साहित्य हैं जैसे कि सिद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है, और कौन सा साहित्य है, नाथ साहित्य है, रासो साहित्य है, लौकिक साहित्य है, गद्य रचनाएं हैं, इन सभी चीज़ों पर आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और तैयारी कर लो के साथ तैयारी करते रहें। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कंप्लीट सिलेबस करते हैं और हम लोग कर ही रहे हैं। सिलेबस का पॉइंट टू पॉइंट ए टू जेड हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो पूरी वीडियो के साथ बने रहें और अपने नोट्स इन वीडियोस के माध्यम से बनाते रहें खुद से। आप अपने नोट्स खुद से बनाएंगे तो याद करने में ज़्यादा आसानी होती है। और कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने आज के टॉपिक की। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक था हमारा वो है आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। तो इसमें हम ये आदिकाल का ही एक टॉपिक है जिसमें हम प्रमुख प्रवृत्तियाँ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आदिकालीन साहित्य में उपलब्ध होने वाली प्रवृत्तियाँ तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में देखी जानी चाहिए। इस काल में प्रमुख रूप से रासो साहित्य की रचना हुई, अतः आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ रासो साहित्य की प्रवृत्तियाँ ही मानी जा सकती हैं। तो कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ हैं? तो इन ग्रंथों में पाई, मतलब जो रासो ग्रंथ है उसमें पाई जाने वाली सामान्य जो प्रवृत्तियाँ हैं उनका जो वर्णन है वो कुछ इस प्रकार है। पहला है ऐतिहासिकता का अभाव। रासो साहित्य के चरित्र नायक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, किंतु इन काव्य ग्रंथों में ऐतिहासिकता की रक्षा नहीं की गई है। पहला हो गया ऐतिहासिकता का अभाव। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे युद्ध वर्णन में सजीवता। तीसरा है संकुचित राष्ट्रीयता। चौथा है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। पांचवा है प्रामाणिकता में संदेह। फिर है कल्पना की प्रचुरता। फिर है वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। अगला है डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। फिर अगला है अलंकारों का स्वाभाविक समावेश। और अंत में है विविध छंदों का प्रयोग। तो ये है हिंदी साहित्य, मतलब आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियाँ। अब बात करते हैं दोस्तों कि आदिकालीन साहित्य में जो सामग्री है, मतलब जो साहित्य है वो किस तरह का था और किस प्रकार का था, तो कितने भागों में विभाजित किया गया था वो देख लेते हैं एक बार। तो सिद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है, नाथ साहित्य है, रासो साहित्य है, लौकिक साहित्य है और गद्य रचनाएं हैं। कौन कौन सा है? सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य रचनाएं। यह है आदिकाल की, जो आदिकाल की समझ लेते हैं कि आदिकाल की सामग्री या फिर आदिकाल को अगर हम पढ़ते हैं तो कितने भागों में उसे विभाजित किया गया है। तो 6 भाग यहाँ पे दिए हुए हैं: सिद्ध, जैन, नाथ, रासो, लौकिक और गद्य रचनाएं। बीसल देव रासो। बीसल देव रासो मूलतः गेय काव्य था, अतः इसके रूप में परिवर्तन होता रहा है। यह प्रेम एवं श्रृंगार से परिपूर्ण काव्य है, जिसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसल देव तृतीय के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। इस ग्रंथ की रचना, जो रचनाकार हैं इस ग्रंथ के बीसल देव रासो के, वो हैं नरपति नालाह। कब हुई थी इसकी रचना? 1155 ईस्वी में की थी। बीसल देव रासो आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्यकृति है। बीसल देव रासो की श्रृंगार परंपरा अंत आदिकाल में ही नहीं हो जाता है, मतलब जो इसकी श्रृंगार परंपरा है, इसका जो अंत है, बीसल देव रासो की श्रृंगार परंपरा का अंत सिर्फ आदिकाल में ही नहीं बल्कि आगे भी इसका प्रसार प्रचार चलता रहता है। फिर है विद्यापति से होती हुई यह परंपरा, श्रृंगार परंपरा, भक्ति काल में प्रेमाख्यानक काव्यों तक पहुंची है। कृष्ण भक्तों को भी प्रभावित किया और रीति काल में जाकर इसका श्रृंगार काव्य के रूप में विकास हुआ। बीसल देव रासो में हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा का वर्णन सबसे पहले मिलता है। तो ये 12 मासा जो है
इसके बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम किस में मिलता है। ठीक है, सिद्ध साहित्य जो है, सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्वों का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों के नाम का उल्लेख किया, जिसमें सिद्ध सरापा से यह साहित्य आरंभ होता है, मतलब सबसे पुराने हैं सिद्ध सरापा। इन सिद्धों में सरापा, शबरपा, लुईपा, डोम्भिपा, कन्हपा एवं कुक्कुरीपा हिंदी के मुख्य सिद्ध कवि हैं। ठीक है, सरापा की अगर बात करें, सरापा को देख लेते हैं। ये सरापाद, सरोज, वज्र, राहुल, भद्र आदि कई नामों से प्रख्यात हैं। जाति से ये ब्राह्मण थे। इनके रचना काल के विषय में सभी विद्वानों का जो मत है वो एक नहीं है। कुछ कहते हैं कि राहुल, जैसे राहुल सांकृत्यायन जी के अनुसार इनका समय 769 ईस्वी माना जाता है। इस मत से अधिकांश विद्वान सहमत हैं। ठीक है, अगर शबरपा की बात करें तो इनका जन्म क्षत्रिय कुल में 780 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चर्यापद इनकी प्रमुख पुस्तक है। लुईपा की बात करें तो ये राजा धर्मपाल के शासन काल में कायस्थ परिवार में उत्पन्न हुए थे। और लुईपा के बारे में यह कहा गया है कि 84 सिद्धों में इनका सबसे ऊंचा स्थान था। ठीक है, फिर है डोम्भिपा। मगध के क्षत्रिय वंश में 840 ईस्वी के लगभग इनका जन्म हुआ था। डोम्भी गीतिका और योगचर्या आदि इनके विशेष प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। अक्षर द्विकोपदेश भी इनका एक ग्रंथ है। फिर है कन्हपा। इनका जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में 820 ईस्वी में हुआ था। बिहार के सोमपुरी स्थान पर ये रहते थे। ठीक है, कई सिद्धों ने इनकी शिष्यता स्वीकार, मतलब जो कई शिष्य थे उन्होंने इनकी शिष्यता को स्वीकार की थी। इनके 74 ग्रंथ बताए जाते हैं। ठीक है, फिर है कुक्कुरीपा। इनका जन्म कपिल वस्तु के एक ब्राह्मण वंश में माना जाता है। इनके जन्मकाल का सही किसी को भी पता नहीं है। ठीक है, तो ये था सिद्ध साहित्य के कुछ प्रमुख आचार्यों के बारे में देखा हमने। आगे देखते हैं। आलाखंड, जगनिक, परमाल रासो ग्रंथ को आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। इनमें महोबा मतलब उत्तर प्रदेश के 2 वीर थे, आलाह और उदल। इनकी वीरता की इसमें गाथा प्रस्तुत की गई है। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय वीर गाथा है। मतलब सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय वीर गाथा है। 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने जिस आलाखंड का प्रकाशन कराया था वह मौखिक परंपरा पर ही आधारित है। इसी प्रति के आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासों का पाठ निर्धारित किया और उसे नागरी प्रचारणी सभा में प्रकाशित करवाया। आलाह और उदल राजा परमाल के सामंत थे। परमाल रासो, जगनिक कृत परमाल रासो। इसमें आलाह और उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। इसमें वीर भावना का जितना प्रौढ़ रूप मिलता है उतना अन्यत्र कहीं नहीं है। युद्धों के अत्यंत प्रभावशाली वर्णन की इस काव्य में भरमार है। इसकी रचना लोक गाथा के रूप में ना होकर युद्ध काव्य के रूप में हुई है। यह एक आल्हा विधा है। कौन सी? परमाल रासो। पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो वीर गाथा काल का सुप्रसिद्ध प्रबंध काव्य पृथ्वीराज रासो है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है तथा इसके रचनाकार चंदबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं। सबसे बड़े संस्करण का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ है। इसकी हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। सभा ने 1885 ईस्वी में लिखित प्रति के आधार पर रासो का संपादन कराया। इस संस्करण में 69 समय मतलब 69 खंड तथा 16,306 छंद, द्वितीय रूप में उपलब्ध पृथ्वीराज रासो 7,000 छंदों
का काव्य माना जाता है। इसका प्रकाशन नहीं हुआ, हालांकि अबोहर और बीकानेर में इसकी प्रतियां सुरक्षित हैं, जो 17वीं शताब्दी में लिखी गई है। फिर है तीसरा लघु संस्करण, जिसमें 3500 छंदों का वर्णन, छंदों का संग्रह किया गया है, जिसमें 19 खंड हैं। इस संस्करण की हस्तलिपियां भी बीकानेर में संरक्षित हैं। चौथा संस्करण सबसे छोटा है, जिसमें लगभग 1300 छंद हैं। इसी को कुछ विद्वान कुछ विद्वान जैसे डॉक्टर दशरथ शरण सहित इसे मूल रासो मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पृथ्वीराज रासो को शुक-शुकी संवाद के रूप में रचित माना है। चंदबरदाई महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इनकी भाषा को भाषा विद्वानों ने पिंगल भाषा कहा है। इसमें महाराज पृथ्वीराज व उनकी प्रेमिका संयोगिता के परिणय एवं युद्ध का वर्णन है। पृथ्वीराज चौहान के राज कवि ही नहीं, मतलब चंदबरदाई पृथ्वीराज चौहान के राज कवि ही नहीं, बल्कि उनके सखा एवं सामंत भी थे, तथा सठ भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक भाषाओं में पारंगत भी थे। कौन? चंदबरदाई के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि वो ऐसे थे। ठीक है। फिर आता है कि पृथ्वीराज रासो एवं उसकी प्रामाणिकता के बारे में बहुत सारे आचार्यों के मतभेद हैं। तो पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के संदर्भ में विद्वानों में कई वर्ग बन गए हैं। किसी ने कहा कि प्रामाणिक है, किसी ने कहा कि अप्रामाणिक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने, मिश्र बंधु ने, कर्नल टाइड आदि विद्वानों ने यह माना है कि पृथ्वीराज रासो का जो संस्करण सभा से प्रकाशित हुआ है सिर्फ वही प्रामाणिक है। दूसरा वर्ग कहता है, जिसमें आते हैं रामचंद्र शुक्ल, कवि राजा श्यामल दास, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, डॉक्टर बूलर, मुंशी देवी प्रसाद आदि जो विद्वान हैं, उनका कहना है कि जो रासों को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ घोषित करते हैं। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे अप्रामाणिक ग्रंथ मानते हुए भी आदिकाल के अंतर्गत ही स्थान दिया है। शुक्ल जी ने इसे अप्रामाणिक तो माना है, पर इसको जो स्थान दिया है वो आदिकाल के अंतर्गत ही दिया है। फिर तृतीय वर्ग के विद्वान मुनि जिन विजय, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि हैं, जिनकी मान्यता है कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंदबरदाई ने ही पृथ्वीराज रासो लिखा था, किंतु उसका मूल रूप वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। और इसी तरह से एक चौथा वर्ग भी है। तो वो क्या कहता है? चौथा वर्ग नरोत्तम दास जी का है, जिन्होंने कहा है कि चंदबरदाई ने पृथ्वीराज के दरबार में रहकर मुक्तक रूप में रासों की रचना की। इनके मत से कोई भी विद्वान सहमत नहीं है। तो कुछ मानते हैं प्रमाणिक, कुछ मानते हैं अप्रमाणिक, कुछ मानते हैं कि उन्होंने ही लिखा है पर मूल रूप उपलब्ध नहीं है, और किसी ने कहा है कि जितने भी मतलब पृथ्वीराज रासो का जितने भी खंड हैं वो सारे खंड उन्होंने ही लिखे हैं। ठीक है। तो बहुत सारे मत हैं, अलग अलग तरीके से पूछता है किसने प्रामाणिक माना है या किसने नहीं माना है। ठीक है। आगे देखते हैं पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो तथा बलभद्र विलास नामक ग्रंथों से ज्ञात होता है कि हस्तिनापुर मतलब दिल्ली के राजा अनंगपाल तोमर का राजा कामध्वज से युद्ध हुआ। अजमेर के राजा सोमेश्वर मतलब पृथ्वीराज चौहान के पिता ने राजा अनंगपाल की सहायता की थी। तब अनंगपाल ने अपनी पुत्री इंद्रावती का विवाह राजा सोमेश्वर से करके उनका एहसान चुकाया। रानी इंद्रावती का एक नाम कमला भी था। पृथ्वीराज कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता के प्रति अनुरक्त थे। संयोगिता भी पृथ्वीराज पर अनुरक्त थी। पृथ्वीराज के बढ़ते हुए उत्कर्ष को जयचंद सहन ना कर सका और मन ही मन द्वेष भाव रखने लगा। पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए जयचंद ने उनकी मूर्ति द्वार पर लगवा दी और संयोगिता के स्वयंवर की घोषणा कर दी।
संयोगिता ने भी मूर्ति रूप पृथ्वीराज चौहान को वरमाला पहना दी। उसी समय पृथ्वीराज चौहान घोड़े पर सवार होकर आए और संयोगिता को अपने साथ दिल्ली ले गए। तो ये था पृथ्वीराज चौहान की कहानी का थोड़ा सा सार, किस तरह से पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को अपने साथ मिलाया, अपने साथ ले गए। हिंदी साहित्य का आदिकाल, अगर बात करें, एक चीज़ और बात कर लेते हैं इस पे चंदबरदाई के ऊपर ही। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भाषा की कसौटी पर यदि इस ग्रंथ को, मतलब पृथ्वीराज चौहान का जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, इस ग्रंथ को कसते हैं तो हमें और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि भाषा का इसमें कोई स्थान नहीं है, इसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। दोहे और कुछ कवित्तों मतलब छप्पयों की भाषा तो ठीक ही है, पर त्रोटक आदि छोटे छोटे छंदों में तो कहीं कहीं अनुस्वारांत शब्दों की ऐसी मनमानी भरमार है जैसे किसी ने संस्कृत प्राकृत की नकल की हो। ठीक है। फिर कर्नल टाड के अनुसार उन्होंने कहा है कि कवि चंद की यह कृति तत्कालीन समय का सार्वभौमिक इतिहास है, जिसमें 69 अध्यायों में 1 लाख पदों से भी अधिक छंदों के द्वारा पृथ्वीराज के युद्धों, राजस्थान के सभी कुलीन सामंतों तथा उनके पूर्वजों का वर्णन किया गया है। और इसी पर गारसा दत्तासी का कहना है कि पृथ्वीराज रासो में 11वीं शताब्दी के भारतवर्ष का पूर्ण चित्रण है। ठीक है। फिर बात करते हैं आगे, हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050-1375 को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल का नाम दिया है। इसको चारण काल, सिद्ध सामंत काल आदि नामों से जाना जाता है। इस समय का साहित्य मुख्यतः इस रूप में मिलता है: सिद्ध साहित्य में, नाथ साहित्य में, जैन साहित्य में, चारण साहित्य में, प्रकीर्णन साहित्य में। और इस काल के प्रमुख जो रासो ग्रंथ हैं वो हैं पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई जी का, बीसल देव रासो नरपति नाला का, परमाल रासो जगनिक का, खुमान रासो दलपति विजय का। विद्यापति इनकी अधिकांश रचनाएं संस्कृत एवं औहट्य में हैं। कीर्तिलता और कीर्ति पताका इनकी औहट्य रचनाएं हैं। इनकी तीसरी रचना पदावली है, जिसकी ब्रजभाषा मिश्रित मैथिली है। इसमें कीर्ति पताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। कीर्तिलता ऐतिहासिक महत्व का एक छोटा सा प्रबंध काव्य है। इसकी भाषा औहट्य है। विद्यापति ने कीर्ति पताका को कहानी कहा है। पदावली विद्यापति के यश का आधार है। इनकी अन्य रचनाएं हैं भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति, विभागसार, वर्षकृत्य और गया पतन। गौरक्ष विजय इनका प्रसिद्ध नाटक है। इस प्रकार इनके प्रसिद्ध ग्रंथों की संख्या 14 है। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? ये प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है कि मैथिल कोकिल निम्न में से किसे कहा जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में लिखा है कि जिसकी रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए वह इनकी पदावली है। इन्होंने अपने समय के प्रचलित मैथिली भाषा का प्रयोग किया है। विद्यापति के अधिकतर पद श्रृंगार के ही हैं, जिसमें नायिका और नायक राधा कृष्ण ही हैं। तो मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति जी को। अभिनव जयदेव विद्यापति ने ओइनवार राजवंश की विभिन्न आश्रयदाताओं के संरक्षण में गीत रचे हैं। इनके गीतों के जो भाव हैं वो वैशिष्ट एवं माधुरी गुण से प्रभावित होकर ओइनवार कुल शिरोमणि महाराजा शिव सिंह ने विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि दी है। ठीक है।
नाथ पंथ। नाथ पंथ के प्रणेता आदिनाथ थे। यौगिक क्रियाओं के उद्धार के लिए नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। नाथ संप्रदाय के संस्थापक आदिनाथ को भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। इस संप्रदाय में नवनाथ, गोरखनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, कारिणनाथ, गहीननाथ, चरपटनाथ, रेवणनाथ, नागनाथ, भारतनाथ और गोपीचंद्रनाथ को मुख्य माना जाता है। नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्रनाथ तथा गोरखनाथ दोनों हैं। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास में स्पष्ट कथन है कि इस पंथ मतलब नाथ पंथ के चलने वाले मत्स्येंद्रनाथ, जिसे मच्छंद्रनाथ तथा गोरखनाथ माने गए हैं। इस पुस्तक में गोरखनाथ का परिचय देते हुए मत्स्येंद्रनाथ नाथ पंथ के आरंभकर्ता माने जाते हैं। ध्यातव्य है कि मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु थे। ऐसा माना जाता है कि गोरखनाथ से पहले अनेक संप्रदाय थे जिनका सबका उनके नाथ पंथ में विलय हो गया था। तो अब मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ में लोगों को ये है कि कौन इनका प्रवर्तक है। तो जैसा कि मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु थे, तो इसलिए मत्स्येंद्रनाथ को नाथ पंथ का आरंभकर्ता या प्रवर्तक माना जाता है। प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। नाभादास भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। उनकी रचना भक्तमाल है। ये अग्रदास के शिष्य थे। ये तुलसीदास जी के समकालीन कवि थे। भक्तमाल में सूरदास को भक्त काल का सुमेरु कहा गया है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है। सूरसागर, भ्रमर गीत तथा बीजक भक्तिमाल की भक्ति काल की रचनाएं हैं। पदावली आदिकाल की रचना है। इसके कवि विद्यापति हैं। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस वीर रस है। गोरखनाथ ने हठ योग का उपदेश दिया था। हठ योगियों के सिद्ध सामंत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हा का अर्थ है सूर्य और ठा का अर्थ है चंद्र। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सिद्ध साहित्य में हा और ठा का अर्थ क्या होता है। तो हा का अर्थ है सूर्य और ठा का अर्थ है चंद्र। दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। सिद्ध कवियों के द्वारा प्रयुक्त भाषा को संधा या साध्या कहा जाता है। इन्होंने संधा भाषा शैली में रचनाएं की हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप कहते हैं तो एक एक साहित्य को हम लोग डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है और बहुत लंबा है और मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है। पर अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं तो मैं इसको पूरा डिटेल में भी पढ़ा सकता हूँ, क्या क्या है इसमें, क्या क्या नहीं है। सिद्ध साहित्य हो गया, रासो साहित्य हो गया, और भी जितने यहाँ पे नाथ साहित्य, नाथ पंथ, ये सब यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, डिटेल में भी पढ़ने को मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहें। अगली वीडियो में लेकर आते हैं अगला टॉपिक। तब तक आप पुरानी वीडियोस अगर नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।